नमस्कार। आज मैं फिर आपको क्राइम की एक और घटना के बारे में बताऊंगा, जो उसी बीच की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था। बात ये 18 मई 2019 की है। जनपद है बदायूं, थाना है सहसवान। शाम को कोई 5:45 बज रहे थे कि थाने पर मेहरुन्निसा वाइफ ऑफ इंतज़ार अली, गांव कोहलार, थाना सहसवान आईं। बहुत कष्ट में थीं, रो रही थीं। इंस्पेक्टर मौके पे कुशलवीर सिंह मौजूद थे थाने पर। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? वो अपने हाथ में एक टाइपशुदा दरखास्त ले आई थीं। टाइपशुदा दरखास्त जो उनकी तहरीर थी, उसको कुशलवीर सिंह ने पूरा पढ़ा। पढ़ के वो थोड़ा चौंके और उनसे पूछा कि क्या जो लड़का जिसके बारे में आपने इसमें लिखा है वो अभी जिंदा है या मर गया? मेहरुन्निसा ने बताया कि मैं अस्पताल लेकर गई थी और अस्पताल में लोगों ने बताया, वहाँ जवाब दे दिया और ये कहा कि ये मर चुका है। मैं लाश लेकर घर चली आई। लाश मेरे घर पर रखी है, वो मेरा बेटा है। ये कह के मेहरुन्निसा फूट फूट कर रोने लगी। कुशलवीर ने बहुत समझाया, उसको सांत्वना दी, स्टाफ से मंगाकर उसे पानी पिलाया। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं, वो बोल नहीं पा रही थी। कुशलवीर ने कहा कि आपकी आंखें लाल हो गई हैं, आप एक बार अपनी आंखों को धो लें। उसे पानी दिया, वो बाहर से अपनी आंख मुंह धोकर आई। थोड़ा इत्मीनान हुआ और फिर कुशलवीर ने कहा कि दरखास्त में आपकी मोटी मोटी बातें तो लिखी हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस पूरा नहीं बना है। तो आप हमें पूरी बात बता दें कि आखिरकार बात क्या हुई थी और कैसे कैसे ये घटना हुई या कैसे कैसे आपकी जानकारी में आया। मेहरुन्निसा ने बताया कि मेरा बेटा फैसल, जिसकी उम्र तकरीबन 18 बरस होगी, कस्बा सहसवान में चौकी नंबर 4 पर एक दुकान है जिसमें साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है। आज वो हम लोगों के एक रिश्तेदार हैं, ज़मीर अहमद सन ऑफ अनवार अहमद, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला पट्टी यकीन मोहम्मद, मोहल्ले का नाम है, थाना सहसवान, और बदायूं के यहाँ गया था। सुबह सुबह मेरे रिश्तेदार ज़मीर अली ने मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि आप फ़ौरन आ जाइए, आपके बेटे को कुछ हो गया है। मैंने लाख पूछने की कोशिश की कि क्या हो गया है, उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं घबरा कर भाग कर ज़मीर के घर पहुंची तो देखा कि मेरा लड़का उसके घर पर मरणासन्न पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर तमाम गंभीर और जाहिरा चोटें दिखाई दे रही हैं। मैं वहाँ पर चिल्लाई भी और पूछा भी कि इसकी ये हालत किसने की और क्या बात है कि इसकी ये हालत कर दी गई। वहाँ पर तमाम मेरे और रिश्तेदार भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और ना ही किसी ने मेरी मदद की कि मैं उसको उठाकर अस्पताल ले जा सकूं। मैं बाहर आई, एक टेम्पो किया, टेम्पो में इसको रख के, इसको ले के अपने बेटे फैसल को मैं डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया और ये कहा कि ये मर चुका है। मैं उसको उसी टेम्पो पर लेकर घर चली आई। अपने एक पड़ोसी से मैंने घटना के बाबत एक एप्लीकेशन तैयार कराई और लेकर आपके पास आई हूँ। मेरी एफआईआर लिख लीजिए, मेरे बेटे की लाश का मुआयना कर लीजिए और उसका पोस्टमार्टम करा के सही सही बात पता कर दीजिए। कुशलवीर ने पूरी बात सुनी और ये समझ गया कि मामला कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है। उन्होंने उसी तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश ऑफिस के स्टाफ को दे दिए। फिर वही एसओपी फॉलो की गई कि एक तरफ मुकदमा लिखा जाएगा, दूसरी तरफ हत्या की सूचना कंट्रोल रूम को दी जाएगी। कंट्रोल रूम सभी अधिकारियों को सूचना देगा, सभी यूनिट्स को अलग अलग बताएगा और क्राइम ब्रांच और सर्विलांस वालों को भी बताएगा और सबसे ये रिक्वेस्ट करेगा थाना कार्यालय कंट्रोल रूम के माध्यम से कि चूंकि हत्या का मामला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके लोग मौके पर पहुंच जाएं। इसी बीच एफआईआर भी थाने पर लिख ली गई। क्राइम नंबर 220/19, धारा 302 बनाम अज्ञात अभियुक्त गण। थाना प्रभारी कुशलवीर तत्काल
वादिनी के घर गए। फैसल की माँ, जिन्होंने मुकदमा लिखाया था, वादिनी थी मुकदमे की, उनको लिया और उनके घर गए। वहाँ मौजूद लोगों से, मृतक के रिश्तेदारों से और वादिनी से प्राइमरी पूछताछ की, क्योंकि वो घटना स्थल नहीं था, सिर्फ लाश वहाँ पर लाकर रखी गई थी। पंचायतनामा फौरन किया गया और लाश को वास्ते पोस्टमार्टम बदायूं जिला मुख्यालय भेज दिया गया। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, इन सब को लेके कुशलवीर उस मौके तक गए जहां पर घटना का होना बता रही थी वादिनी, यानी मृतक की मां। जमीर अहमद के घर सब लोग पहुंच गए। थाने से मौके पर चलते समय उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही ज़मीर के यहाँ के लिए भी रवाना किया था कि जाकर वहाँ ये देखते रहिएगा कि कहीं कोई सीन ऑफ क्राइम में बदलाव न कर दे। जब सारी टीम के साथ कुशलवीर वहाँ पहुँचे तो वो सब इंस्पेक्टर भी घटनास्थल पर मौजूद थे। उनसे पूछा क्या बात है, क्या पता लगा। उनका साहब, मेरे यहाँ पहुँचने के पहले ही पूरे घर की पानी से अच्छी तरह सफाई और धुलाई की गई है और उसके बाद पूरे घर में इत्र छिड़क दिया गया है। कुशलवीर ने कहा, इत्र का क्या मतलब? बोले साहब, शीशियों में, तमाम शीशियों से इत्र निकाल कर कमरों में जगह जगह छिड़का गया है या लगाया गया है। वो शीशियाँ इन्होंने बाहर फेंक दी थीं, वो शीशियाँ मैं लाया हूँ। ये कह के उन्होंने 3-4 शीशियाँ कुशलवीर के हाथ में रख दी। कुशलवीर ने देखा तो बताया कि जो लोग अरब जाते हैं तमाम अलग अलग काम से, वो जब वापस आते हैं तो वहाँ से ये छोटी छोटी शीशियाँ जो हरे रंग के रैपर में होती हैं, वो रिश्तेदारों को लेने के लिए वहाँ का मशहूर इत्र कहा जाता है, उसको लेकर आते हैं। और ये इतना पंजेंट या इतना तीखा होता है कि अगर आप खोल के इसे सीधे नाक के पास ले जाएं तो आपको गश आने लगेगा, इतना तेज होता है ये। और सामान्य रूप से जो यंग जनरेशन है वो सॉफ्ट सेंट का इस्तेमाल करती है, इतनी पंजेंट या इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट का इस्तेमाल नहीं करती है। लेकिन चूंकि ये रवायत है कि वहाँ से आने वाले छोटी मोटी चीज़ें, जैसे वहाँ सस्ती घड़ियाँ जो 1500 की मिलती हैं वो ले आते हैं, इत्र ले आते हैं और कैमरे ले आते हैं, चश्मे ले आते हैं। वो जो जैसा रिश्तेदार जितना नज़दीकी है, जितना जिसका कद है, उस हिसाब से वो ले आते हैं। अपने जो छोटे तबके के रिश्तेदार हैं, कम ऊंचाई वाले रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों के लिए इत्र की शीशियाँ ही लाई जाती हैं और जो भी जाता है वो ले आता है और अपने यहाँ अपने जानने वालों को वो लाकर दे देता है। ये ऐसा कुशलवीर ने वहाँ देखते ही बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा लगता है कि जो डॉग स्क्वाड का कुत्ता है उसको भरमाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में सब जगह, क्योंकि वो गए तो वहाँ भी उनको बाहर से ही उस इत्र की महक आ रही थी। उनको जो सब इंस्पेक्टर वहाँ छोड़ा गया था उसने बताया कि साहब, मैंने भी पता किया यहाँ से, इन शीशियों से इत्र को रुई के फाहे में भिगो कर दीवारों पर, फर्श पर और लकड़ी का जो सामान है, अगर पर्दे जिस कमरे में लगे हैं, सब जगह लगाया गया है। आप अभी घुसेंगे भीतर तो केवल नाक में आपको इसी इत्र की खुशबू आएगी। कुशलवीर के दिमाग में आया कि शायद ये डॉग स्क्वाड को डिसीव करने के लिए ऐसा किया गया है। उसने फ़ौरन हैंडलर से पूछा कि भाई, इतनी स्ट्रॉन्ग सेंट की स्मेल है, आप क्या यहाँ पर आपको मृतक की स्मेल मिल सकती है या डॉग का कोई काम यहाँ हो सकता है? हैंडलर ने कहा, बिल्कुल नहीं हो सकता, इतनी पंजेंट स्मेल में हमको अपने सब्जेक्ट की स्मेल मिलना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर ने कहा कि जो घर के मेल मेंबर हैं वो सब आ जाएं यहीं पर। सबको बुलवाया, हालांकि ज़्यादा मेल मेंबर थे लेकिन 4 ही 5 आए और सबके कपड़ों में भी वही इत्र लगा हुआ था, दूर से सब महक रहे थे। उनको सब एक साथ खड़ा किया गया और हैंडलर ने अपने डॉग को उस स्थान पर ले जाकर खड़ा किया जहां वादिनी ने इंगित किया था कि मुझे मेरा लड़का यहाँ पर मरणासन्न मिला था। डॉग गया आसपास, उसने सूंघने की कोशिश की, लेकिन वो एक कदम भी आगे, दाएं बाएं, आगे पीछे नहीं जा सका। इतनी पंजेंट स्मेल में वो अपनी सब्जेक्ट की स्मेल नहीं ढूंढ पाया या उसको नहीं मिली। किसी भी डायरेक्शन में कहीं नहीं गया।
डॉग स्क्वाड के हैंडलर ने कहा कि साहब अब हमारा कोई काम नहीं रह गया है, ये किसी तरफ नहीं जाएगा, और ये कह के डॉग हैंडलर वहाँ से अपना डॉग लेकर चला गया। इसके बाद फॉरेंसिक्स की यूनिट वाले आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि साहब कोई फिज़िकल एविडेंस मिल जाए, लेकिन अच्छे से सफाई करके पानी से और साबुन से उसकी अच्छी धुलाई की गई थी। फिर ये हुआ कि साहब खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी और ब्लड स्टेन्स, इनकी तो ज़रूरत है और ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर ये नहीं लगाई जाएगी तो कल को जवाब देना मुश्किल होगा। फॉरेंसिक वालों ने कहा साहब हमें जगह बता दीजिए, ये कितनी भी सफाई इन्होंने की हो, लेकिन हमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी उस डस्ट में भी मिल जाएंगे अगर यहाँ पर ब्लड गिरा होगा, ह्यूमन ब्लड। महिला ने यानी मृतक फैसल की मां ने फ़ौरन वो जगह दिखाई और ये भी बताया कि मुझे यहाँ पर खून गिरा हुआ उस समय मिला था और मेरा लड़का यहाँ पड़ा हुआ था। फॉरेंसिक्स वालों ने उस जगह पर 4-5 सैंपल, जहाँ जहाँ वो बताया था उन्होंने, उनकी मां ने 4-5 सैंपल अंदाज से ले लिए। सारी टीमें खाली हाथ वापस लौट आईं। सर्विलांस वालों ने मृतक, उसकी मां, जमीर, उसके लड़के और घर के जो मेल मेंबर्स वहाँ पर थे उन सब के मोबाइल नंबर ले लिए और वो भी वहाँ से चले गए। उन्होंने जाते ही अपना काम शुरू कर दिया। अगले दिन यानी 19 मई को बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया और थाने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज कॉज्ड बाई हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंगित किया गया था। यानी सख्त और कुंद वस्तु से आई चोटों के कारण सदमे और अत्यधिक रक्तस्राव से मृत्यु का होना पाया गया। 20 मई को एक बार फिर से, चूंकि अब तक जो बातचीत की थी आईओ ने, इंस्पेक्टर इंचार्ज कुशलवीर सिंह ने, वो सब अनौपचारिक बातें थीं, जानकारी करने के लिए कि हम किस दिशा में चलें। औपचारिक बयान यानी स्टेटमेंट जो केस डायरी में लिखा जाता है, जो कोर्ट में सबमिट किया जाता है, उसके लिए सवेरे ही सब लोग वहाँ पहुँच गए। पहले मृतक के घर वालों का सबका बयान हुआ कि कब अंतिम बार गया था, क्या कह के गया था, किससे बात हुई थी, ये तमाम जो सवाल होते हैं इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टेटमेंट नोट किए गए। उसके बाद फिर पूरी टीम वहाँ पहुँची जहाँ इसके साथ मारपीट हुई थी, जहाँ ये मरणासन्न पाया गया था। लेकिन किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि विवेचना थोड़ा भी एक कदम भी आगे बढ़ सके। इसी बीच इंस्पेक्टर ने देखा कि अब हम सब जगह से खाली हो गए, न फॉरेंसिक्स वाले कुछ बता पाए, न डॉग स्क्वाड कुछ बता पाया, हमें सिर्फ अब सर्विलांस वालों का भरोसा है। सर्विलांस वालों से उनको फ़ोन किया और कहा भाई आप उसी दिन ले गए थे, अब धीरे धीरे 2 दिन हो गया है, थोड़ा जल्दी करके हमें अगर एनालिसिस करके कुछ दे दें तो हम थोड़ा विवेचना को आगे बढ़ाएं। 2 घंटे 3 घंटे बाद सर्विलांस वालों ने एक नंबर दिया। उन्होंने कहा साहब ये नंबर ऐसा है जिसने मृतक को रात में 3 बजे फ़ोन किया था और थोड़ी देर बाद ही मृतक उसी जगह पहुंच गया था जहां से इस नंबर से उसे फ़ोन किया गया था, और ये वो जगह है जहां पर इसके साथ जहां पर ये मरणासन्न पाया गया था। तो 3 बजे उसने फ़ोन किया, मृतक वहां गया, दोनों एक ही लोकेशन पर रहे। उसके बाद मोबाइल मृतक का बंद हो गया। बात समझ में आ गई। उन्होंने, सर्विलांस वालों ने कहा कि साहब हफ्ते में 3 बार 2 बार इसी समय रात में 2-3 बजे इसी नंबर से मृतक की बात हुआ करती है। इसके अलावा मृतक से किसी की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लें कि आखिर ये नंबर किसका है। फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया और सारी बातें तुरंत पता लग गईं कि ये नंबर ज़मीर की पुत्री रिफ़ा का है। जमीर को थाने पर बुलाया गया कि अपनी बेटी को लेकर आइए। लेकिन वो बेटी को लेकर आने में आनाकानी करने लगा। फ़ौरन थाने की महिला सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कांस्टेबल्स को गाड़ी में बिठाकर उन्हें भेजा गया कि जमीर को और उसकी बेटी को फ़ौरन लेकर आप लोग महिला थाने पहुंचिए और पूछताछ करिए।
क्योंकि जो लीड मिली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर्विलांस ने जो नंबर दिया है वो ऐसा लगता है कि हमारे काम का है। महिला सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स ज़मीर के घर पहुंच गईं। ज़मीर से कहा गया कि आप शिफा को लेके अभी चलिए। उसने रिफ़ा को लेके उसने कहा कि साहब वो तो अपने ननिहाल गई है, घर पर नहीं है। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आप मेरे साथ बैठिए, उसके ननिहाल चलिए। इतनी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है मर्डर की और उसका बयान ज़रूरी है, तो उसे आज ही बयान के लिए जाना होगा। जब काफ़ी हुज्जत करने लगी महिला सब इंस्पेक्टर, तो थोड़ी देर में भीतर जाकर अपनी बेटी को ज़मीर लेकर बाहर आ गया। बेटी को और ज़मीर को लेके महिला सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल्स महिला थाने पहुंच गईं। रिफ़ा से वहाँ बातचीत शुरू की गई। जैसे ही बातचीत शुरू की गई, ज़मीर वहाँ मौजूद थे, वो टोका टाकी करने लगे। फ़ौरन उनको अलग कमरे में किया गया कि आप यहाँ इंतज़ार करें, महिलाएं हैं, कोई पुरुष यहाँ नहीं है और महिला ही पूछताछ करेंगी। रात का समय है, अदरवाइज ही इनको थाने पर ले जाया जाता। खैर, जैसे ही शुरुआत की वैसे ही वो रोने लगी, फपक फपक कर फूट फूट कर रोने लगी। और उसने बताया कि फैसल से मेरी मुलाकात परिवार के और रिश्तेदारों के फंक्शंस में कई बार हुई। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। घर में चूंकि पर्देदारी बहुत थी, तो ना मैं घर के बाहर निकल पाती थी और ना ही वो मेरे घर आ सकता था। हम लोग फ़ोन पर ही बात करते थे जब भी टाइम मिल जाता था। कभी कभार जब मुझे अपनी चाची, मम्मी, भाभियों के साथ बाज़ार जाना होता था, तो मैं उसको बता देती थी। वो दूर कहीं खड़ा हो जाता था, हम लोग एक दूसरे को देख लेते थे। जब काफ़ी दिन हो जाते थे तो रात में 12 बजे के बाद मैं फैसल को फ़ोन कर देती थी कि पीछे घेर में आ जाना। घेर एक कच्चा अहाता होता है, कच्चा अहाता होता है, जिसमें टट्टर या बाँस की फंटियाँ ये बना के उस स्थान को घेर देते हैं। वहाँ पर फसल रखी जाती है, कभी कभी वहाँ लोग सब्जी लगाते हैं। उसमें कोई बड़ा लोहे का गेट नहीं होता, उसी टट्टर का गेट होता है जो टेम्पोरेरीली बंद कर दिया जाता है। सिर्फ ये जानवरों को रोकने के लिए उसका जो पर्पज़ है, क्योंकि वो पक्की दीवार नहीं है कि उसमें कोई तोड़ के आना होगा। वो सिंपल टट्टर चारों तरफ से घेरा जाता है ताकि जानवर वहाँ ना आ सकें। अगर वहाँ पे लाके फसल रखी जाती है और गेहूँ जैसे काट के लाके वहीं घेर में रख दिया गया, बाद में ट्रैक्टर के सहारे उसे निकाला गया, उसमें से उसकी ओसाई हुई और उसको निकाला गया, तो वो इशारा कर देती थी कि आ जाना। और ये वहाँ पर पीछे ट्रैक्टर के पास पहुँच जाता था। पीछे के दरवाजे से ये दबे पाँव वहाँ पहुँचती थी और एक दूसरे से ये लोग बात कर लेते थे, मिल लेते थे। इसी बीच में एक पड़ोसी लड़का भी था, ऐसा रिफ़ा ने बताया कि वो उसकी सिस्टर्स और उसकी मदर, उनका मेरे घर आना जाना था, बहुत घरेलू संबंध थे, लेकिन वो नहीं आ सकता था पर्देदारी की वजह से। उसने अपनी माँ और बहन से किसी तरह मेरा फ़ोन नंबर हासिल कर लिया। वो मुझे फ़ोन पर बराबर तंग करने लगा, मुझे परसू करने लगा, घर में ताक झांक करने लगा। मैं कब जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मुझे मैसेज करके बताने लगा कि आज तुम वहाँ गई थी और बात करने की कोशिश करने लगा, जबकि मैंने कभी न रिप्लाई किया, न कभी बात करने की कोशिश की। एक दिन उसने मुझे एसएमएस किया कि मैं पीछे वाले कच्चे घेर में जिससे रात में बुलाकर बात करती हूँ, उसका पता मैंने लगा लिया है। ये उसने अपने एसएमएस में लिखा। उसने आगे लिखा कि अरे वो तो चित्थड़ है, गूदड़ पहनता है, बाजार में साइकिल का पंचर बनाता है। मुझसे बात करो, नहीं तो तुम्हारे भाई कौसर को मैं ये बात बता दूंगा कि तुम उसको रात में घेर में बुलवा के उससे बात करती हो। रिफ़ा का कहना है कि मैं फ़ौरन समझ गई कि वो फैसल के बारे में कह रहा है। मैंने फैसल को रात में बता दिया और उसका एसएमएस भी उसको फॉरवर्ड कर दिया। मैंने एसएमएस खुद डिलीट कर दिया, लेकिन अगर उसका फ़ोन होगा तो उसमें वो एसएमएस ज़रूर होगा।
लेकिन मैंने बताया कि चूंकि किसी ने देख लिया है हम लोगों को, इसने देखा हो या किसी ने देख लिया है, इसलिए अब पीछे घेर में मिलना ठीक नहीं है। हम लोग 1 महीने तक नहीं मिले, सिर्फ फ़ोन से बात करते रहे। 1 महीने बाद एक दिन मैंने सोचा बात पुरानी हो गई, अब कौन नज़र रख रहा होगा, क्योंकि पहले उसके आने की फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हो जाया करती थी। जब 1 महीने गुजर गए तो एक दिन रात में मैंने 3 बजे डरते डरते फ़ोन किया कि तुम आ जाओ वहीं पुरानी जगह पर। वो आया और जैसे ही हम लोगों ने बातचीत शुरू की, जाने कहाँ से मेरा भाई लाठी लेकर आ गया और उसने लाठियों से फैसल को मारना शुरू कर दिया। मैं फैसल से लिपट गई, मुझे भी कई लाठियाँ लगीं, काफ़ी चोटें आईं। इसी बीच चिल्लपों होने पर मेरे पापा भी लाठी लेकर आ गए। मैं चूंकि उससे लिपटी हुई थी, वो मुझे उससे छुड़ाकर भीतर ले गए और मेरे ही कमरे में मुझे बाहर से सिटकिनी लगा के बंद कर दिया और उसके बाद उसे उठाकर बगल वाले कमरे में ले आए। उसकी चिल्लाहट से मुझे लग रहा था कि ये लोग उसे बुरी तरह मार रहे हैं। मैंने भीतर से चिल्लाकर बताने की कोशिश की कि गैर नहीं है, वो अपना रिश्तेदार है, मत मारिए उसे, छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। सुबह जब भोर होने वाली थी, उजाला आने लगा था, उस समय उसकी आवाज़ धीरे धीरे मध्यम पड़ी और बिल्कुल बंद हो गई। मेरी समझ में आ गया कि मेरे बाप और मेरे भाई ने अब इसको मार डाला है। रिफा ने महिला एसआई को अपनी चोटें दिखाईं। उसे कम से कम 4-5 चोटें लगी हुई थी, कुछ पीठ पर, कुछ कंधे पर, और ये लाठियों के चोट के नीलगू निशान थे। जमीर और कौसर, उसका लड़का, उस समय थाने पर ही थे। जमीर रिफा को लेकर आया था, कौसर बाद में पीछे पीछे आ गया। तो कौसर से कुशलवीर ने खुद पूछताछ की। जब पूरी बात तय हो गई कि इसने लाठियों से मारा, फिर भीतर ले गए, मुझे कमरे में बंद किया, पूरी बात पता हो गई, तो कौसर को बुलाया। उन्होंने कहा बताओ भाई क्या बात हुई थी। तो कौसर ने वही जो आदत है लोगों की, सही बात न बता के कुछ न कुछ बताने की, उसने जैसे ही कहा कि फैसल के किसी दुश्मन ने, जिससे उसकी दुश्मनी होगी, उसे मारकर हमारे घर के बाहर फेंक दिया ताकि हम लोग फंस जाएं। मुझे लगा कि ये अपना रिश्तेदार है, उसे उठाकर हम अपने कमरे में लाए, मुंह पर पानी के छींटे वीटे डाले, लेकिन ऐसा लगा कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फ़ौरन उसकी माँ को बुला के बताया कि इसे ले जाइए, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। इतना सुनते ही, चूँकि कुशलवीर को पूरी बात पता थी, उसको महिला एसआई ने जो इंटरोगेट कर रही थी उसने बता दिया था। उन्होंने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ कौसर से अपने आप आरंभ कर दी और बहुत देर तक वो नहीं चला। थोड़ी देर में ही उसके ज्ञान चक्षु खुल गए कौसर के, और उसने बताया कि मुझे 1 हफ्ते पहले मेरे पड़ोसी लड़के ने बताया था कि मोहल्ले में बड़ी चर्चा है कि जब तुम लोग सो जाते हो तो कोई लड़का पीछे से घेर में आता है और रिफा उससे मिलने जाती है। ये पूरा मोहल्ला जान गया है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी बात होती तो मुझे पहले पता लगता, तुमको बाद में पता लगता। लेकिन फिर भी उसकी बात सुन के मैंने रिफा पे नज़र रखनी शुरू कर दी। रात में 1-2 बार उठ के मैं देख लेता था कि वो बिस्तर पर है कि नहीं है। घटना वाले दिन मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं है। मैंने वहाँ खड़े होकर 15-20 मिनट इंतज़ार किया। जब वो नहीं आई तो मैं पीछे वाले दरवाजे को, जो उड़काया हुआ था, बंद नहीं था, भिड़ा हुआ था जिसको कहते हैं, उससे बाहर निकल गया और देखा कि घेर में बाहर कोने की तरफ ये दोनों बैठे हुए हैं। मैं गुस्से में आपे के बाहर हो गया। मैं लाठी लेके गया था और मैंने ताबड़तोड़ लाठियां उसको मारनी शुरू कर दी। वो चिल्ला रहा था कि मैं फैसल हूँ, इंतज़ार का बेटा। उसके चिल्लाने से, और मेरी बहन उससे लिपट गई थी, उसको भी चोट लग रही थी, लेकिन वो हट नहीं रही थी। उसके चिल्लाने से मेरे पापा भीतर से लाठी लेकर आ गए।
सबसे पहले उन्होंने रिफ़ा को फैसल से अलग किया, उसे भीतर ले गए, उसके कमरे में ले गए और उसे कमरे में बिठा के बाहर से सिटकिनी लगा दी। फिर पापा आए और फैसल को हम दोनों लोग उठा के ऊपर वाले कमरे में ले गए। उससे पूछते रहे कि तुम कब से मिल रहे हो, कब आते हो, कौन बुलाता है, कैसे पता लगता है, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे रहा था। कौसर बताने लगा उसके बाद कि साहब हम लोग मिल रहे हैं, इतने दिनों से मिल रहे हैं, मेरा निकाह क्यों नहीं करा देते हैं रिफ़ा से। शायद वो जान छुड़ाने के लिए ऐसा कह रहा था। इस प्रश्न पर उसने जब उसने ऐसा कहा उसके बाद उसकी बहुत पिटाई बाप बेटे ने की। फिर कुशलवीर ने कहा कि अरे शादी ही करा देते, कौन सा रिश्तेदार ही तो था, कौन सी ऐसी आफत थी। इस पर कौसर ने कहा कि सर ये पंचर बनाने वाला और हम लोग खानदानी आदमी कैसे निकाह कर देता, कौन अपनी बहन को इस तरह से कूड़े में फेंक देगा। जो हुआ वो सही हुआ, हम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल सही किया, अब आप जो चाहे वो सज़ा दें। उसी समय यानी 21 मई 19 को जमीर अहमद और कौसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर सारे साक्ष्यों के साथ विवेचना पूरी करके 6 जून 2019 को चार्जशीट नंबर 177/19 पर संबंधित न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। अब आज की घटना देखिए, आज की घटना ऑनर किलिंग का परफेक्ट उदाहरण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ऑनर किलिंग की बात होती है, बहुत ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा कम हुई है सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, लेकिन ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। बेचारा फैसल मुफलिसी में होते हुए भी बड़े घर की लड़की से मोहब्बत कर बैठा, और समाज के 4 लोग क्या कहेंगे कि लड़की की शादी पंचर बनाने वाले से कर दी। इस समाज के इन 4 लोगों के डर से वो अपनी जान गंवा बैठा। हालांकि सर्विलांस के एनालिसिस करने वालों ने बहुत स्पष्ट बताया था कि मृतक ने कभी अपनी तरफ से उस नंबर पर जो रिफ़ा के पास थी कभी भी कॉल नहीं किया है। सारी कॉल रिफ़ा की तरफ से ओरिजिनेट हुई हैं और फैसल पे टर्मिनेट हुई हैं। चाहे वो रात में 3 बजे बुलाना हो, चाहे बात करना हो, इसने कभी अपनी तरफ से कॉल नहीं किया। शायद उसको अंदाज़ था कि बड़े घर की लड़की है, मैं अपनी तरफ से क्या पहल करूं, कैसे पहल करूं। दूसरा ये भी वहाँ पर आपस में बातचीत में निकला कि दूसरा ये भी हो सकता है कि वो गरीब था। अगर वो बार बार कॉल करता तो उसे बार बार रिचार्ज कराना पड़ता और फिर इसमें पैसा खर्च होता। शायद इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग इनकी बनी हो कि हमेशा तुम ही फ़ोन करोगी, मैं फ़ोन नहीं करूँगा। अब इन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था उसमें मूसल चंद की जो भूमिका थी वो बहुत ख़राब थी। बहुत फेमस उदाहरण है, बहुत फेमस कहावत है, बहुत फेमस फ्रेज़ है कि दाल भात में मूसल चंद। सभी ने सुनी होगी, अगर किसी ने नहीं सुनी है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। बहुत ही फेमस कहावत है कि दाल भात में मूसल चंद, यानी दाल भात में मूसल का कोई काम नहीं होता। दाल अलग पकती है, चावल अलग पकता है, दोनों मिला के खाया जाता है, लेकिन मूसल चंद बीच में ज़रूर आ जाते हैं। वो पड़ोसी लड़का जो मूसल चंद था, वो पड़ोसी लड़का, वो 24 घंटे जाग जाग कर सिर्फ किलसता रहता था कि इतनी सुंदर लड़की और पंचर वाला। उससे रहा नहीं जा रहा था और ये खेल बिगाड़ने के लिए ही उसने पीछे घेर में मिलने वाली बात कौसर को बता दी। आप सभी जो मित्र लोग हैं हमारे जो सुन रहे होंगे, सब लोग अगर अपने अपने जीवन के शुरुआती हिस्से पे नज़र डालें तो आपको हमेशा मिलेगा कि लड़का लड़की के किस्से के बीच हर किस्से में मूसल चंद अपीयर होते हैं। हर एक किस्से में, चाहे वो आपकी आप बीती हो या आपने कहीं सुना हो, ये मूसल चंद
इस तरह के हर किस्से में पाए जाते हैं और इनको नज़रअंदाज करना कितना खतरनाक है आपने देख लिया कि फैसल अपनी जान गंवा बैठा। ये मूसलचंद ये ऐसे स्ट्रीट डॉग हैं कि अगर आप इनको गोद में बिठाएंगे तो ये मुंह चाट लेंगे, अगर आप इनको दूर करेंगे तो आपकी तरफ बहुत कस कस के भौंकने लगेंगे। इसलिए ऐसे मूसलचंदों से सावधान रहिए, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और इनसे सावधान रहने में ही भलाई है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा अगर आप दूसरी कोई और बात इस सिलसिले में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।